ब्लैक होल बहुत ही घने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सोचो, हमारे सूरज जितना मैस शहर जितनी जगह में समा जाए, यही है ब्लैक होल। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कुछ भी लाइट भी नहीं इनसे बच सकता। इसलिए ये हमारे टेलीस्कोप से इनविजिबल होते हैं। हम इन्हें इनडायरेक्टली ही डिटेक्ट कर पाते हैं आसपास के स्टार्स और गैस पर इनके इन्फ्लुएंस से। ब्लैक होल अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ स्टेलर मैस ब्लैक होल होते हैं जो बड़े स्टार्स के खत्म होने पर बनते हैं। कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जो हमारे सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े होते हैं और गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स ग्रेविटी की पावर का सबूत हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां फिजिक्स के लॉज जैसे हम जानते हैं टूट जाते हैं। ब्लैक होल कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं होते। ये सिर्फ उन्हीं चीजों को खाते हैं जो इनके बहुत पास आती हैं। अगर हमारे सूरज की जगह सेम मैस का ब्लैक होल रख दिया जाए तो धरती वैसे ही घूमती रहेगी जैसे अभी घूमती है। फर्क बस इतना होगा कि हमेशा अंधेरा रहेगा। जब दो ब्लैक होल पास आते हैं तो वो एक कॉस्मिक डांस शुरू करते हैं। सोचो, दो स्केटर्स एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं और हर चक्कर के साथ उनकी स्पीड बढ़ रही है। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में ब्लैक होल एक दूसरे की तरफ स्पाइरल करते हैं। लाखों करोड़ों सालों में उनके ऑर्बिट्स छोटे होते जाते हैं। जैसे जैसे ब्लैक होल पास आते हैं, डांस और तेज होता जाता है। वो लाइट की स्पीड के करीब पहुंच जाते हैं। स्पेस टाइम का फैब्रिक ही हिल जाता है। ये डिस्टर्बेंस रिपल्स भेजता है, जैसे तालाब में पत्थर गिरने से लहरें उठती हैं, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर। इन्हीं रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। आखिर में टक्कर तो होनी ही है। दोनों ब्लैक होल एक कैटेक्लिस्मिक कोलिजन में मिल जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सारे स्टार्स से भी ज्यादा, लेकिन बस एक सेकंड के फ्रैक्शन के लिए। ये एनर्जी ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में निकलती है, लाइट की स्पीड से फैलती है और इस कॉस्मिक मर्जर की खबर पूरे यूनिवर्स में पहुंचाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ग्रेविटेशनल वेव्स के होने की बात कही थी, अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के तहत। आइंस्टाइन की थ्योरी ग्रेविटी को फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्वेचर मानती है, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है। स्पेस टाइम को एक ट्रैम्पोलिन की तरह इमेजिन करो। उस पर एक बोलिंग बॉल रखने से उसमें एक गड्ढा बन जाएगा। पास से गुजरने वाला मार्बल इस कर्वेचर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, भले ही बोलिंग बॉल उसे छुए नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी ऐसे ही काम करती है। ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स होते हैं जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेट होने से बनते हैं। जब ये वेव्स स्पेस से गुजरती हैं तो स्पेस टाइम के फैब्रिक को थोड़ा स्ट्रेच और स्क्वीज करती है। ये डिस्टॉर्शंस बहुत छोटे होते हैं, एटम की विड्थ से भी छोटे, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कई दशकों तक साइंटिस्ट ने स्पेस टाइम के इन रिपल्स को डिटेक्ट करने का सपना देखा। आखिरकार 2015 में आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन के एक सेंचुरी बाद लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या LIGO ने एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू हासिल किया। LIGO में दो डिटेक्टर्स हैं, एक हैनफोर्ड वॉशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन लुइसियाना में। हर डिटेक्टर में लेजर से दो मिरर्स के बीच की डिस्टेंस मेजर की जाती है, जो 4 किलोमीटर लंबे आर्म्स के एंड्स पर लटके होते हैं। जब एक ग्रेविटेशनल वेव धरती से गुजरती है तो ये आर्म्स को स्ट्रेच और स्क्वीज करती है, जिससे लेजर लाइट के ट्रैवल करने वाली डिस्टेंस में बहुत छोटे चेंजेस आते हैं। सितंबर 14, 2015 को LIGO ने पहला ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल डिटेक्ट किया। ये दो ब्लैक होल के मर्जर से आया था, जो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे। ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसने एस्ट्रोनॉमी में एक नए एरा की शुरुआत की, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी का एरा। ब्लैक होल का मर्जर एक बहुत बड़ा कॉस्मिक स्पेक्टिकल होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हमारे पास हो जाए तो क्या होगा? अच्छी बात यह है कि हमारी गैलेक्सी के पास ब्लैक होल मर्जर होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर हमारे कॉस्मिक नेबरहुड में मान लो कुछ हजार लाइट ईयर्स के अंदर ब्लैक होल मर्जर होता है तो धरती पर सबसे बड़ा इंपैक्ट गामा रे बर्स्ट से होगा। गामा रे बर्स्ट गामा रेज के इंटेंस फ्लैशेस होते हैं, जो लाइट की सबसे एनर्जेटिक फॉर्म है। ऐसा माना जाता है कि ये तब रिलीज होते हैं जब ब्लैक होल मर्जर के दौरान निकलने वाले मटेरियल के जेट्स आसपास के गैस से इंटरैक्ट करते हैं। पास का गामा रे बर्स्ट धरती की ओजोन लेयर को खत्म कर सकता है, जिससे हम सूरज की हार्मफुल रेडिएशन के सामने आ जाएंगे। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे इवेंट्स बहुत रेयर होते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और ब्लैक होल मर्जर के इतने पास होने के चांसेस बहुत कम है कि हमें कोई नुकसान हो। LIGO की ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बाद से कई और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स ऑनलाइन आ गए हैं।
जैसे इटली में वर्गो और जापान में कैगरा। ये डिटेक्टर्स एक ग्लोबल नेटवर्क की तरह काम करते हैं। कॉस्मोस की डेप्थ से आने वाले ग्रेविटेशनल वेव्स की फेंट विस्पर्स को सुनते हैं। ये ग्लोबल नेटवर्क साइंटिस्ट को ब्लैक होल मर्जर्स की लोकेशन को ज्यादा एक्यूरेटली पिनपॉइंट करने में मदद करता है। हर डिटेक्शन के साथ हम यूनिवर्स में ब्लैक होल की पॉपुलेशन, उनके प्रॉपर्टीज और वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं इसके बारे में और जानते हैं। साइंटिस्ट और भी सेंसिटिव ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन डिटेक्टर्स और भी फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट कर पाएंगे, जिससे हम टाइम में और पीछे देख पाएंगे और यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स के बारे में और सीक्रेट्स अनकवर कर पाएंगे। दो ब्लैक होल का कोलिजन हमारे यूनिवर्स की पावर और ब्यूटी का सबूत है। हालांकि इन कॉस्मिक बिहेमथ्स के टकराने का ख्याल डरावना लग सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे इवेंट्स बहुत रेयर हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा और ऑ इंस्पायरिंग है, मिस्ट्रीज से भरा हुआ है जिन्हें अभी सुलझाना बाकी है। साइंटिस्ट्स की इंजेन्युइटी और ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स की बदौलत अब हम इन कॉस्मिक इवेंट्स को देख पा रहे हैं जो पहले हमारी नजरों से छिपे हुए थे। हर न्यू डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं। तो चलिए कॉस्मोस के वंडर्स पर मार्वल करते हैं, ये जानते हुए कि हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी के गोल्डन एज में जी रहे हैं और आगे और भी एक्साइटिंग डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।